गुड आफ्टरनून टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। फ्रेंड्स, 2017 यूपीएससी प्रीलिम्स के कट ऑफ के बाद से जब गया था 105.34, उसके पश्चात से हम लगातार देख रहे हैं कि यूपीएससी पिछले 3 सालों से जो अपना कट ऑफ बता रहा है वो 100 के अंदर यानी 98, 96 और अब तो 92, 93 के आसपास है। फिर भी हम देखते हैं कि स्टूडेंटों का एक बहुत बड़ा तबका तमाम टेस्ट सीरीजेस लगातार देने के बावजूद भी, स्टैंडर्ड बुक्स को, नोट्स को पढ़ने के बावजूद भी 84, 88, 80 के आसपास स्कोर कर पाता है। और ऐसा करने वालों का जो नंबर है वो इट्स अराउंड 30,000 के आसपास है। लेकिन फिर भी स्टूडेंटों का एक दूसरा या एस्पिरेंट्स का एक दूसरा तबका जो केवल महज 15-20 दिन के ओल्ड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी लगा करके यूपीएससी में 110, 112, 115 तक यानी एफएस के कट ऑफ, प्रीलिम्स के कट ऑफ तक पहुंच जाता है। तो ये क्या कारण है कि एस्पिरेंट्स का एक बहुत बड़ा तबका इतनी मेहनत करने के बावजूद भी, टेस्ट सीरीज में अच्छे प्रदर्शन करने के बावजूद भी यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर में जाने के बाद अपने स्कोर, एक एवरेज स्कोर से भी, औसत स्कोर से भी बहुत कम प्रदर्शन कर पाता है। फ्रेंड्स, यहां हम समझेंगे क्योंकि बहुत सही समय है प्रीलिम्स के पेपर के 10-15 दिन पहले, क्योंकि यही समय है जब हम लोगों ने अच्छे से अपने पूरे साल भर के करंट इश्यूज को रिवाइज कर रखा है, टेस्ट सीरीज को प्रॉपर दे रखा है, टेस्ट सीरीज में होने वाली जो भी कमियां थी उसको हम लोगों ने अंडरलाइन करके उसको 2 से 3 बार रिवाइज कर रखा है। और अब यह समय है यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में, जिसमें चीट कोड या यूपीएससी जिन क्वेश्चंस पे खुद हिंट करती है कि इसका आंसर क्या हो सकता है, उस पर थोड़ा सा काम कर लेने की आप यकीन माने, या ये वो टेक्निक है जिसमें आपका स्कोर कोई बड़ी बात नहीं, अगर 88, 90 हो रहा है तो वो 108, 112 तक चला जाए, और यदि 74, 76 हो रहा है तो यूपीएससी प्रीलिम्स में आप 96, 98 या 100 के आसपास का कट ऑफ, 100 के आसपास पहुंच के संभवतः आप कट ऑफ भी क्लियर कर सकते हैं। खान सर की जो वो आइडियोलॉजी जिसमें वो बात करते हैं विद्यार्थी और परीक्षार्थी के बीच में जो अंतर करते हैं, निश्चित रूप से विद्यार्थी वही हैं जो 84, 88 इतना पढ़ने के बावजूद भी ला रहे हैं, लेकिन परीक्षार्थी वाली समझ की कमी होने के कारण वो 110, 112, 115 तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो आइए इसके लिए पिछले कुछ 4-5 सालों की यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर की हम लोग स्टडी करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से यूपीएससी खुद हेल्प करती है एस्पिरेंट्स की, और वो बताने की कोशिश करती है कि राइट आंसर, सही उत्तर आपके बीच में ही है, केवल उसे आपको पहचानना होगा। और यहीं पर कई स्टूडेंट गलती कर देते हैं। तो आइए हम देखते हैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर की शुरुआत करते हैं 2019 प्रीलिम्स के पेपर में आए इस क्वेश्चन की। With the reference to the Asian Infrastructure Investment Bank, consider the following statements. Asian Infrastructure Investment Bank जो कि एशियाई देशों का एक महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश करने वाला एक बैंक है, इसके संदर्भ में पूछा गया, इसके कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। और इसके स्टेटमेंट देखिए, नहीं जानते हुए भी या इसके बारे में बहुत कम जानकारी रखते हुए भी कैसे सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन मेथड से आप इस क्वेश्चन के सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखिए, AIIB हैज मोर देन 80 मेंबर नेशन, यानी कि यह कह रहा है कि AIIB के 80 से ज्यादा मेंबर हैं। ठीक है, चलिए भैया मान लेते हैं, जबकि हम ये जानते हैं कि एशिया के अंदर 51 के आसपास देश आते हैं, लेकिन ये कह रहा है AIIB के 80 से ज्यादा मेंबर है। अभी हम इसको लेकर चलते हैं। देन ये पूछ रहा है इंडिया इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन AIIB। चलिए मान के चलते हैं कि हमें इसके बारे में भी जानकारी नहीं है कि इंडिया इसका लार्जेस्ट शेयर होल्डर है कि नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट पूछ रहा है AIIB does not have any members from outside the Asia। अब देखिए ध्यान से, स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 3 में थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन आपको इसमें फील हो रहा होगा। यह कह रहा है कि जो स्टेटमेंट नंबर 3 है वो कह रहा है कि इसमें एशिया से बाहर का कोई भी सदस्य नहीं है, जबकि एशिया में 51 देश है। और स्टेटमेंट नंबर 1 ये कह रहा है कि इसमें 80 से ज्यादा मेंबर्स हैं, 80 से ज्यादा सदस्य हैं। इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 3 तो एक साथ आ ही नहीं सकता। यह मैं तब बोल रहा हूं जब मुझे स्टेटमेंट नंबर 2 के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, यानी स्टेटमेंट नंबर 1 और 3 एक साथ नहीं जा सकते। स्टेटमेंट नंबर 1, AIIB हैज मोर देन 80 मेंबर्स ऑफ नेशन। देखिए, मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि यूपीएससी जब कोई संख्या बता रहा होता है तो वह स्टेटमेंट मोस्टली केसेस में वो गलत होता है, लेकिन ऐसा हर जगह नहीं होता। इस चीज को समझेंगे आप।
जो स्टेटमेंट नंबर 3 है वो अपने आप में एक एक्सट्रीम या एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट या एक बंद वाक्य है, जो ये कह रहा है कि AIIB डज नॉट हैव एनी मेंबर्स। इसमें कोई भी सदस्य, AIIB डज नॉट हैव एनी मेंबर फ्रॉम आउटसाइड द एशिया। चूंकि एक्सट्रीम स्टेटमेंट होने के कारण मैं स्टेटमेंट नंबर 3 को यदि हम गलत करते हैं तो हम इस चीज को ये पाते हैं कि ऑटोमेटिक स्टेटमेंट नंबर 3 यहां से जा रहा है, स्टेटमेंट नंबर 3 यहां से जा रहा है, स्टेटमेंट नंबर 3 यहां से जा रहा है, तो इसका आंसर होगा ओनली 1, यानी कि सिर्फ एक ही इसका करेक्ट है। हमको मालूम है वैसे भी इंडिया इसका सबसे बड़ा शेयर होल्डर नहीं है, ये तो एक इजी स्टेटमेंट है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया कि 1 और 3 के बेसिस पर हम कैसे इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि 51 से अधिक एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर देश हैं। 1 और 3 स्टेटमेंट एक साथ नहीं जा सकता था, और कह रहा है कि 80 देश हैं और उसमें बाकी में बोल रहा है कि आउटसाइड एशिया से बाहर का कोई देश नहीं हो सकता। तो इस तरीके से सिर्फ एलिमिनेशन मेथड से हमने इस क्वेश्चन को सही कर दिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्रेंड्स देखिए, ये क्वेश्चन 2020 प्रीलिम्स का है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क लाइज कंप्लीटली इन द टेम्परेट अल्पाइन जोन। अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन 4 नेशनल पार्क में से कौन सा नेशनल पार्क टेम्परेट अल्पाइन जोन में आता है। अब देखिए ध्यान दीजिए, मैं इंडिया का मैप बनाकर आपको थोड़ा सा बताता हूं कि इस ऐसे क्वेश्चंस भी किस तरीके से हम केवल और केवल कॉमन सेंस के बेसिस पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए मानस नेशनल पार्क असम में है, सब जानते हैं, ये रहा मानस नेशनल पार्क। उसके बाद नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, ये रहा अरुणाचल प्रदेश, और यहां आ गया नामदफा नेशनल पार्क, यहां हो गया मानस नेशनल पार्क। लगभग इक्वल लैटिट्यूड या समान अक्षांश पर आ रहे हैं दोनों के दोनों नेशनल पार्क। इसके बाद आ रहा है नेवरा वैली नेशनल पार्क, ये कहां पर है, यह है वेस्ट बंगाल के अंदर, नेवरा वैली नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में। अब आप खुद सोचिए, आपको चौथा नहीं पता कि वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क कहां है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपको नहीं पता, आपको यह पता है कि तीनों नेशनल पार्क एक ही लाइन पर आ रहे हैं, तो यह क्या पॉसिबल है क्या कि तीनों ही नेशनल पार्क जो कि एक ही सिमिलर लाइन पर आ रहे हैं, यहां पर इन नेशनल पार्क में एक जैसा वेजिटेशन होगा। ये तो बहुत मुश्किल है। यहां पर तो एक जैसा वेजिटेशन होगा ही, लेकिन किसी एक में अल्पाइन वेजिटेशन पूछ रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है जब तीनों समान अक्षांश पर हैं तो तीनों में एक वेजिटेशन मिलेगा, लेकिन तीनों में से एक में पूछ रहा है कि अल्पाइन कहां मिलता है। और वैली ऑफ फ्लावर कहां है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड थोड़ा सा ऊपर है, तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड में जो फूलों की घाटी नेशनल पार्क या वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है, ये इनके कंपैरिजन में थोड़ा सा अधिक हाइट पर है। तो सीधी सी बात है, अगर कोई एक एक्सेप्शन प्रकार की वेजिटेशन या एक वनस्पति पूछ रहा है जो अपवाद प्रकार की है, तो निसंदेह यह इन 3 नेशनल पार्क से ऊपर ही मिलेगी, और इसका आंसर होगा वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। यानी हमें नहीं पता था कि यह चारों नेशनल पार्क में हमें डिफरेंट नहीं पता था, बस लोकेशन भर मालूम थी। लोकेशन बेसिस पर भी हम एलिमिनेट करके सही आंसर निकाल सकते हैं कि तीनों इक्वल एक्सिस पर हैं, लेकिन ये जो है इससे ऊपर है, तो इसमें जो वेजिटेशन मिलेगा वो जरूर तीनों से अलग ही वेजिटेशन मिलेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन से, देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स इन इंडिया। यानी पीवीडीजीएस ग्रुप्स जो हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहां पर एक ट्रिक नंबर 1 है, हम इस चीज को मानते हैं कि ओनली, एनी, इस प्रकार के जो स्टेटमेंट्स होते हैं या जो क्लोज स्टेटमेंट्स होते हैं, वो यूपीएससी में मोस्ट ऑफ द केसेस में गलत होते हैं। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि हम हर स्टेटमेंट में क्वेश्चंस गलत देखते हैं, लेकिन 90% केसेस में ये स्टेटमेंट जो होते हैं, ये वर्ड्स जो होते हैं, अगर किसी स्टेटमेंट में आते हैं तो वो स्टेटमेंट मोस्टली केसेस में गलत होते हैं। यहां पर इस चीज को एक पॉइंट, इस चीज को इससे नोट करिएगा। एक नया इसी में नया एक ऐड कर रहा हूं मैं, कि अगर वो संख्या दे रहा है, अगर कोई नंबर दे रहा है, जैसे यूपीएससी ये बताने की कोशिश कर रहा है कि फला मिनिस्ट्री जो है या इसका विभाग जो है ये इसके अंदर आता है, और ये स्टेटमेंट नंबर 2 में या 3 में दे रहा है, या
अर्थ का 42% एरिया जो है, इंटरनल एरिया जो 42% है, वो मेंटल से बना हुआ है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, कोर का एरिया इतना है। देखिए ये सब जो है इनडायरेक्टली सोर्सेस पर बेसिस होते हैं। यूपीएससी अगर एग्जैक्ट फिगर दे रहा है किसी स्टेटमेंट का, तो उसके गलत होने के बहुत चांसेस है। मान लीजिए यूपीएससी स्टेटमेंट दे रहा है कि 64 योगिनी मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जो गोलाकार है, तो क्या आप उम्मीद कर सकते हैं क्या कि यूपीएससी ने क्या इंडिया के सभी मंदिरों को देख लिया है क्या कि गोलाकार है कि नहीं? हो सकता है मेरे घर के बाजू का कोई मंदिर हो जो गोलाकार हो। जब भी इस प्रकार के एक्सट्रीम स्टेटमेंट होते हो, वो स्टेटमेंट हमेशा गलत होते हैं, और ये टेक्निक आपकी बहुत हेल्प करने वाली है पेपर के अंदर। देखिए पीवीटीजीएस जो वल्नरेबल ट्राइब्स ग्रुप हैं, इनके कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन है कि पीवीटीजीएस रिसाइड्स इन 18 स्टेट एंड 1 यूनियन टेरिटरी। ठीक है भैया, 18 राज्यों में और 1 केंद्र शासित प्रदेश में इसका आवास है या निवास है। अस्टेगनेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन इज वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग पीवीटीजीएस स्टेटस। ठीक है भैया, पीवीटीजीएस स्टेटस देने के लिए कुछ क्राइटेरिया बता रहा है। चलिए ठीक है, हम ये मान के चलते हैं, हमें नहीं पता। नेक्स्ट स्टेटमेंट, देयर आर 95 पीवीटीजीएस ऑफिशियली नोटिफाइड इन द कंट्री सो फार। देखिए फिर ये कोई एक नंबर दे रहा है यूपीएससी, और ये बहुत डाउटेड नंबर है। यहां पर रुक जाना चाहिए कि देयर आर 95 पीवीटीजीएस ऑफिशियल। आप खुद सोच के देखिए, क्या ये यूपीएससी एक्सपेक्ट कर रही है आपसे? पेपर का ही नाम है जनरल स्टडीज, क्या आप पूरे 95 ग्रुप्स का नाम याद रखें ट्राइबल्स ग्रुप का, और ये कौन कौन है, कहां कहां मिलती है? इस प्रकार के क्वेश्चन मोस्टली केसेस में गलत होते हैं। तो ऐसे स्टेटमेंट जब हमें पर्टिकुलर क्वेश्चंस पर नॉलेज बेसिस पर, जब वो क्वेश्चन हमारा नॉलेज के बेस पर हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें ऐसे ही यूपीएससी की मिस्टेक्स को जो वो हिंट कर रहा होता है उसे पिक करने की जरूरत होती है, ताकि हम सही उत्तर तक पहुंच सकें। तो 95 पीवीटीजीएस ऑफिशियली नोटिफाइड इन द कंट्री सो फार, ये स्टेटमेंट गलत है। और जैसे ही आपको आगे जाने की जरूरत भी नहीं है, फिर भी पढ़ लीजिए, irregular and कोंडा रेड्डी ट्राइब्स आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ पीवीटीजीएस। पहले अपन तीसरा स्टेटमेंट जो अपन ने कंफर्म गलत किया हुआ है उसको देख लें। जैसे ही हम स्टेटमेंट नंबर 3 गलत करते हैं, हम ये देखते हैं कि तीन स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं, 3 ऑप्शंस इसमें गलत हो रहे हैं, और हमारे पास बचता है 1, 2 एंड 4, और यही राइट आंसर है 1, 2 और 4। इस तरीके से जब भी कोई नंबर्स दे रहा हो और नंबर पर बहुत ज्यादा जोर दे रहा हो यूपीएससी, आपको 2 से 3 क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे ही मिलेंगे पेपर में, और वो 90% केसेस में गलत होते हैं। आप सोच के देखिए, जहां 1/3 माइनस मार्किंग के साथ पॉइंट से लोगों का मेंस देने से लोग वंचित हो जाते हैं, या किसी का लास्ट अटेम्प्ट है और वो कुछ एक नंबर से रह गया, ऐसे में अगर सिर्फ इन ट्रिक्स के माध्यम से कोई 2 से 3 क्वेश्चंस भी सही कर ले रहा है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसको कितनी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के अंदर। और ये टेक्निक एकदम लास्ट समय में संजीवनी बूटी के काम करने के समान है। ये टेक्निक, इसको मैंने भी 2015 के समय पर, 2017 के प्रीलिम्स के समय पर, और 2018 में असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम जो मैंने 2018 में निकाला था, इन तीनों एग्जामों में मैंने खुद ने भी आजमाया हुआ है, सक्सेसफुली आजमाया हुआ है। और इस बेसिस पर, मैं अपने ही एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको बता रहा हूं, इसमें आपके मार्क्स कभी भी 100 से कम नहीं आएंगे। जीएस पेपर 1 में मेरे खुद का स्कोर 126 था, जो कि फॉरेस्ट सर्विसेज के कट ऑफ से भी ज्यादा था। तो इस बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूं कि इस एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को सही कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। Which of the following are the famous for sun temple? देखिए, इनमें से कौन सा सूर्य मंदिर है, ये पूछ रहा है। सन टेम्पल, अरासावल्ली, अमरकंटक और ओमकारेश्वर। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, 2 तो एमपी से ही है, अमरकंटक और ओमकारेश्वर। तो जो एमपी का लोकल होगा, हो सकता है वो इसका क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकता है। लेकिन मान लीजिए, मैं मान के चलता हूं, वैसे मैं वीडियो भोपाल से शूट कर रहा हूं, पर ये मैं मान के चलता हूं कि मैं मध्य प्रदेश से नहीं हूं, क्योंकि ऑप्शन में 2 जो टोपोग्राफी है वो मध्य प्रदेश से ही बिलोंग कर रही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर फेमस फॉर द सन टेम्पल? अरासावल्ली, अमरकंटक एंड ओमकारेश्वर। देखिए, पहले तो एक ट्रिक समझिए, जो ये बहुत कारगर ट्रिक है, कि जब भी यूपीएससी स्टेटमेंट में ऑप्शन ए में ओनली 1 दे,
इसको बिल्कुल नोट कर लीजिएगा और इसका यूज तभी करिएगा जब आप नॉलेज से अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप सोच के गए कि मुझे 90 से ज्यादा अटेम्प्ट करना है क्वेश्चंस को, लेकिन आप नॉलेज बेसिस पर उसको अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं और आपका अटेम्प्ट कुछ 78 80 के आसपास हो रहा है और आप चाहते हैं कि कुछ क्वेश्चंस में रिस्क लें, क्योंकि विदाउट रिस्क लिए तो स्वाभाविक सी बात है कि हम जो है उसमें टॉप 4000 में 5000 में जो कि जनरल की सीट्स हैं उसमें हम लोग नहीं आ पाएंगे, तो रिस्क तो लेनी ही पड़ेगी। तो ऐसे में मेरी ये टेक्निक जरूर आपको काम आएगी। ओनली 1 अगर स्टेटमेंट ए ऑप्शन में दिया है और 1 and 3 सी ऑप्शन में दिया है, तो देखिए ऐसे मोस्ट ऑफ द केसेस में इसका आंसर 1 2 and 3 नहीं होता है। देखिए साइंस के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसमें यूजेस पूछा जाता है, द यूजेस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, द यूजेस ऑफ टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, द यूजेस ऑफ कार्बन नैनो ट्यूब, इस टाइप के क्वेश्चंस में जब वो यूजेस पूछ रहा है यूपीएससी, तो इसमें ये इट्स वेरी हाई चांस कि वो ऑल आंसर होता है और हमेशा ही मोस्टली केसेस में ऐसा ही होता है, यूजेस में ऑल ही आंसर होता है। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के आते हैं, ओनली 1 ऑप्शन नंबर ए में दिया जाता है, इसमें 70% क्वेश्चंस में जो आंसर होता है 1 2 and 3 नहीं होता है। इसको नोट करिएगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व करके जरूर देखिएगा। एकदम ब्लाइंडली फॉलो ना करें, एक बार आप खुद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाकर देखें, आप ये पाएंगे कि मेरे द्वारा कही गई एक एक बात कोमा फुल स्टॉप के साथ सब सही है। और क्योंकि ये खुद मैंने भी आजमाया हुआ है और आप भी इसको देखिएगा और इसमें आप ये पाएंगे कि 1 2 and 3 इसमें बहुत कम केसेस में होता है, मोस्टली ए और सी आंसर इसका सही होने के चांसेस होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब हम इस चीज को जानते हैं कि ओमकारेश्वर, जितने भी ये कारेश्वर, ओमकारेश्वर, अभी क्वेश्चन से हिंट मिल रहा है कि लॉर्ड शिवा को डिवोटेड एक टेंपल है, या भगवान शिव का एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से मध्य प्रदेश से 2 ज्योतिर्लिंग है, महाकाल और ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश से ही है और ये शिव का ज्योतिर्लिंग है। शिव का ज्योतिर्लिंग चाहे शिव पुराण हो या शिव से जुड़ी शिव संहिता हो या शिव से जुड़ा कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो, देखिए सूर्य का प्रत्यक्षता शिव मंदिर में कोई या डायरेक्टली शिव के टेंपल में सन का कोई रोल नहीं होता, या सन की स्टैच्यू भी या सन की प्रतिमाएं भी आपको या दीवालों पर सन की पेंटिंग्स भी आपको नहीं मिलेगी। दैट मीन्स अगर कोई शिव का मंदिर है तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वहां पर सन से जुड़ा हुआ है, सूर्य से जुड़ा हुआ कोई चीज हो। तो ये तो सीधी सी बात है कि ओमकारेश्वर एक ज्योतिर्लिंग है, वहां सूर्य से जुड़ा कोई भी टेंपल नहीं है ओमकारेश्वर के अंदर। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 में तो आप श्योर हैं कि यहां पर ओमकारेश्वर के अंदर ओमकारेश्वर एक सम टेंपल नहीं है। जैसे ही आप ओमकारेश्वर को काटेंगे, आप खुद देखेंगे, जैसे ही आप ओमकारेश्वर को एलिमिनेट करेंगे, ऑप्शन नंबर डी ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ओमकारेश्वर सन टेंपल नहीं है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, बहुत कम केसेस में, तब ऐसा ना कहीं बराबर होता है कि 1 2 and 3 ऑप्शन सही हो इस टाइप के क्वेश्चंस में, जिसमें एक एक वर्ड के 1 2 और 3 स्टेटमेंट दिए जाते हैं। ठीक है, 3 भी एलिमिनेट हो गया और 2 and 3 भी एलिमिनेट हो गया। देखिए कितना इजी क्वेश्चन हो गया, तीनों एलिमिनेट हो गए 3 से। और इस तरीके से क्वेश्चन सिर्फ ओमकारेश्वर के बेसिस पर आपने 3 को एलिमिनेट कर दिया और बी सी डी तीनों ऑप्शंस हमारे सामने से चले गए और इसका राइट आंसर है ओनली 1, यानी अमरकंटक, जो कि ओरिजिन पॉइंट है नर्मदा रिवर का, जोहिला रिवर का, सोन रिवर का, द प्लेट्यू ऑफ अमरकंटक। आप न जानते, अमरकंटक के बारे में कुछ न जानते हुए भी आपने इसका राइट आंसर ओनली 1 टिक कर दिया। तो ये देखिए बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ ये आंसर आपने लगा दिया, सिर्फ ओमकारेश्वर के बारे में जानने, ओमकारेश्वर की जानकारी के साथ। और दूसरा, ओमकारेश्वर को भी हटा दीजिए, सिर्फ मेरा वो जो ट्रिक कि ओनली 1 अगर स्टेटमेंट नंबर 1 में दिया, लास्ट में 1 2 और 3 दिया हुआ है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में इसका डी आंसर नहीं होता, ए और सी में से ही कोई आंसर होता है। और देखिए इसका ए ही आंसर है, ओनली 1। आगे बढ़ते हैं। देखिए मैग्नेटाइट particles suspected to the cause of neurodegenerative problems are generated as environmental pollutant from which of the following। देखिए मैग्नेटाइट पार्टिकल्स के पॉल्यूटेंट की बात कर रहा है कि ये किसमें से ओरिजिनेटेड होते हैं। ठीक है, बार्क्स ऑफ द मोटर व्हीकल्स, इंजन ऑफ द मोटर व्हीकल, माइक्रोवेव स्टोव विद इन होम्स, पावर प्लांट्स, टेलीफोन लाइंस। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं फ्रेंड्स, हालांकि मैं पर्टिकुलर इस क्वेश्चन की अगर बात करूं तो ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं
जो साइंस बैकग्राउंड पॉल्यूशन से इन सब से पूछे जाते हैं कि ज्यादातर, और आपको ऐसा देखने में लगे कि जो स्टेटमेंट है ये बहुत बहुत क्लोज जा रहे हैं एक दूसरे के, तो आप ये मान के चलिए कि इनमें से सभी स्टेटमेंट सही होते हैं। मोस्टली केसेस में आप फिर भी जो एकदम ही अलग जा रहा हो स्टेटमेंट, आप उसको भले कट कर दीजिएगा और उसको हटाकर फिर आप ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, लेकिन मोस्टली केसेस में एनवायरमेंट के जब भी ऐसे पॉल्यूटेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो कि ये पॉल्यूटेंट का सोर्स क्या है, बेंजीन पॉल्यूटेंट का सोर्स क्या है, लीड पॉल्यूटेंट का सोर्स क्या है, आप देखिएगा कि अगर ऑप्शंस बहुत कुछ सिमिलर मिल रहे हैं तो इसका मतलब यूपीएससी यही चाह रहा है कि आप ऑल ऑफ दीज टिक करें। तो वो ऑल ऑफ दीज नहीं देख रहा तो 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 ऑल करके इस तरीके से स्टेटमेंट देके पूछ सकता है। इसका आंसर सभी सही होगा इस क्वेश्चंस का। तो सोर्स पूछा गया है पॉल्यूशन का, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में ऑल ही आंसर सही होता है 1 2 3 4 एंड 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चंस बहुत डिस्प्यूटेड क्वेश्चन था, ध्यान भी होगा आप लोगों को। ये क्वेश्चंस आया था 2018 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2018 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन था, वो ऋग्वेद वाला 18 या 17 का क्वेश्चन था। विद रेफरेंस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द कल्चर ऑफ ऋग्वेदिक आर्यस एंड इंडस वैली पीपल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इज और आर करेक्ट। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से था कि जो ऋग्वेदिक आर्य थे उनमें और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच में ये कंपेयर कर रहा है, और ये क्वेश्चन पूछेगा, स्टेटमेंट देगा कि भाई ये यहां पाया जाता था, इसमें पाया जाता था कि नहीं पाया जाता था, लोहे की खोज, धातु की खोज, इस प्रकार से कंपेयर कर रहा है। देखिए ये घोड़े वाला स्टेटमेंट है जिसमें हॉर्स के कारण काफी विवाद हुआ था, आपको अच्छे से पता होगा, बहुत कई इंस्टीट्यूट्स में काफी वाद विवाद का चर्चा का विषय रहा था ये पर्टिकुलर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऋग्वेदिक आर्यंस यूज्ड द कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट इन वारफेयर। युद्ध के दौरान ऋग्वेदिक आर्यंस जो होते थे वो हेलमेट वगैरह का उपयोग किया करते थे। वेयर द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन डिड नॉट लीव एनी एविडेंसेस ऑफ यूजिंग देम। देखिए ये तो पता ही है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हथियारों के जखीरे या हथियारों से जुड़े हुए कोई भी उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं। यह माना जाता है इस आधार पर कि यह एक व्यापारिक समुदाय था, कृषि अर्थव्यवस्था का मूल आधार था, व्यापार किया करते थे लोग, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशंस के लोग वॉर्स वगैरह में हिस्सा लेते थे कि नहीं लेते थे इसके बारे में कोई एविडेंसेस है नहीं। ठीक है, तो अभी इसको हम छोड़ के जाते इस स्टेटमेंट को, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि ऋग्वेदिक आर्यंस यूज्ड टू द कोट, क्यों ऋग्वेदिक आर्यंस का यूज करते थे कि नहीं करते थे, अभी उसको हम लोगों को डाउट है, तो हम इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है ऋग्वेदिक आर्यंस न्यू गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर, वेयर्स इंडस वैली पीपल न्यू ओनली कॉपर एंड आयरन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सिर्फ ओनली कॉपर एंड आयरन का उपयोग जानते। देखिए फिर ओनली आया, दैट मीन्स सस्पेक्टेड क्वेश्चन से, डाउटेड क्वेश्चन से, स्टेटमेंट डाउटेड स्टेटमेंट है, गलत हो सकता है। तो ऋग्वेदिक आर्यंस न्यू गोल्ड, ऋग्वेद के आर्य के लोग जो थे वो सोने से परिचित थे। सिल्वर एंड कॉपर, वेयर्स इंडस वैली पीपल न्यू ओनली कॉपर एंड आयरन, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सिर्फ कॉपर एंड आयरन, तांबे और लोहे से परिचित थे। स्टेटमेंट में बोला स्टेटमेंट नंबर 2, लेकिन इसने ओनली लगाया हुआ है, ये स्टेटमेंट तो वैसे गलत ही स्टेटमेंट है। थर्ड है ऋग्वेदिक आर्यंस हैड डोमेस्टिकेटेड द हॉर्स, वेयर देयर इज नो एविडेंस ऑफ इंडस वैली पीपल हैविंग हैव बीन अवेयर ऑफ दिस एनिमल। देखिए भले आपको ये पता हो या नहीं पता हो कि सिंधु घाटी में घोड़े मिले थे कि नहीं मिले, हालांकि नहीं मिले थे, कुछ हिस्टोरियंस ने अपने अपने या कुछ इंस्टीट्यूट ने ये एक प्रूफ के तौर पे इसको प्रस्तुत किया था कि सुतकोगड़ा से हॉर्स के कुछ एविडेंसेस मिले हैं, लेकिन ये प्रमाणित नहीं किया जा सका कि वो घोड़ा ही था या कोई और जानवर था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हॉर्स के इस प्रकार से एविडेंसेस मिले हैं कि नहीं मिले, ये बहुत डाउटेड है। लेकिन आप सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि देयर इज नो एविडेंस, ये एक नकारात्मक नेगेटिव स्टेटमेंट है और एक्सट्रीम नेगेटिव स्टेटमेंट है, और थोड़ा सा देख के लग रहा है कि स्टेटमेंट गलत हो सकता है। ठीक है, इंडस वैली पीपल हैविंग बी अवेयर अबाउट दिस एलिमेंट, इस एनिमल, ये स्टेटमेंट भी गलत स्टेटमेंट है और इसका आंसर है ओनली 1, यानी सिर्फ एलिमिनेशन के बेसिस पर आप इसका आंसर ओनली 1 कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, विद द रेफरेंस टू द कार्बन नैनो ट्यूब कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब कार्बन नैनो ट्यूब के बारे में पूछ रहा है और पूछ रहा है कि इसका
स्टेटमेंट पूछ रहा है कि ये भाई इसका यूजेस क्या है, अभी यूज ही दिया इसने, जो भी इसने ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो देखिए मैंने पहले ही बोला था साइंस के मोस्टली क्वेश्चन स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो सभी सही होते हैं। इसको एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, थोड़ा सा वहां पर अपने विवेक का उपयोग करिएगा, पेपर देते समय थोड़ा सा उसको कॉमन सेंस लगाइएगा कि स्टेटमेंट जो है सही स्टेटमेंट हो सकता है, एकदम अलग ही कोई स्टेटमेंट जा रहा है तो उसको कट कर दीजिएगा। आप लोग मिलता जुलता स्टेटमेंट ठीक ही होता है, उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता होती नहीं, क्योंकि आपको लगेगा कि अभी थोड़ा इसको छोड़ देते हैं, पूरा पेपर अटेम्प्ट करेंगे बाद में आएंगे। तो अभी आप जो पहली बार में जितना सोचते हो ना, पूरा अटेम्प्ट करने के बाद जब आप बाद में आओगे ना, आपका दिमाग उतना भी नहीं चलेगा जितना पहले चल रहा था। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, नहीं तो लास्ट में आप क्या जल्दी जल्दी में अटेम्प्ट करने लग जाते हो, और इससे क्या होता है आते हुए क्वेश्चंस भी आप केवल इसलिए कि मुझे 90 अटेम्प्ट करना, 95 अटेम्प्ट करना है, और ज्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में प्रीलिम्स हमारा नहीं हो पाता, माइनस मार्किंग के कारण कुछ एक नंबरों से हम लोग रुक जाते हैं प्रीलिम्स में। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। दे कैन बी यूज्ड, यानी कौन सा, कार्बन नैनो ट्यूब्स के बारे में पूछ रहा है। दे कैन बी यूज्ड as carrier of the drug and antigen in the human body. They can be made into artificial blood capillary. They can be used in biochemical sensors. Carbon nanotubes are biodegradable. ऑलमोस्ट सभी के सभी एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और ऐसा लग रहा है कि यूपीएससी कोई जानकारी दे रहा है। देखिए ये रूल, नेक्स्ट रूल है, जब भी आपको लगे कि यूपीएससी स्टेटमेंट तो कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है हम लोगों को, कोई जानकारियां दे रहा है, इस प्रकार के तो 100% स्टेटमेंट सही होते हैं, मैं 99% भी नहीं बोलूंगा। जब भी लग रहा है कि कोई जानकारी देने की कोशिश कर रहा है हम लोगों को, और ये बहुत जनरलाइज जानकारियां हैं, कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं है, तो ये मोस्टली केसेस में सही स्टेटमेंट होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर 1, 2, 3 एंड 4 है। और जाते जाते एक लाइन और बोलूंगा मैं आप लोगों को, और ये बिल्कुल आजमाई हुई लाइन है, 70% ऑफ स्टेटमेंट आर करेक्ट इन यूपीएससी। 70% ऑफ स्टेटमेंट आर करेक्ट, 30% स्टेटमेंट ही गलत होते हैं। इसलिए ज्यादा आप लोगों को जो वो करके चलना है, वहां पर कई लोग हर चीज को गलत गलत मान के चल रहे होते हैं, सही को भी गलत लगा देते हैं। 70% ऑफ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इस चीज को दिमाग में अंदर जरूर रखिएगा। आने वाले समय में इससे जुड़े दूसरे ट्रिक्स के माध्यम से और दूसरे क्वेश्चंस के माध्यम से मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊंगा, और कोशिश यही करूंगा कि आपके पेपर में प्रीलिम्स, सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स के कट ऑफ से हमारा कोई ज्यादा संबंध नहीं है, मेनली फॉरेस्ट के कट ऑफ के आसपास तक, ताकि प्रीलिम्स का पेपर देने के आने के बाद शाम के समय जब हम आंसर की से जब हम अपना पेपर क्वेश्चन पेपर मिलाएं तो हम वही श्योर हो जाए कि हमारा प्री निकल रहा है। हमें रिजल्ट का वेट नहीं करना, हमें 1.5 महीने बेकार नहीं करने, हमें 45 डेज बेकार नहीं करने, हमें मेंस की तैयारी करनी है उसी दिन शाम से। और ये तभी होगा जब आप फॉरेस्ट के कट ऑफ को ध्यान में रखकर अपनी तैयारी करेंगे। सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स या अखिल भारतीय सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखकर, उसके कट ऑफ को ध्यान में रखकर हमें तैयारी नहीं करनी। थैंक यू वेरी मच। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस व्याख्यान से काफी कुछ समझ में आया होगा और परीक्षा में आपको काफी सहूलियत मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।